गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आरुषि एंड रेक्टल कैंसर के ऊपर पीपीटी बनाई है मैंने। दीज आर फॉर एमबीबीएस प्रॉफ एग्ज़ाम्स। जो भी हेडिंग कवर होगी उतनी हेडिंग और उतना मैटर इनफ है आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए। एंड जो और भी टॉपिक्स है सर्जरी के या मेडिसिन के और सब्जेक्ट्स के, वो मैं अपलोड करते रहूँगी यूट्यूब पे। एंड पहले ही कुछ अपलोडेड हो रखे हैं, सो यू कैन चेक देम आउट। सो लेट्स गेट ऑन with the PPT. तो रेक्टल कैंसर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। रेक्टम से रेक्टम प्रोलैप्स और रेक्टल कैंसर, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। रेक्टल कैंसर का मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके अक्सर प्रैक्टिकल में एज ए लॉन्ग केस भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ध्यान देना अच्छे से इस लेक्चर पे। और बहुत छोटी सी पीपीटी है, बहुत कंसाइज पीपीटी है। ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगी, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगी। एंड शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन, एनी ट्यूमर विद इन 15 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द एनल मार्जिन। एनल मार्जिन के 15 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी अगर ट्यूमर होगा तो वो रेक्टल कैंसर के अंदर आएगा। एंड जो मोस्ट कॉमन इसका पैथोलॉजी होता है वो है एडिनोकार्सिनोमा एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एडिनोमा और पैपिलोमा। ये इसका एक रिस्क फैक्टर या ईटियोलॉजी हो गया कि अगर पहले से वहाँ पे एडिनोमा था या पैपिलोमा था तो उससे रेक्टल कैंसर में वो आगे बढ़ सकता है। सो दीज आर कॉमन इन फीमेल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसका लिम्फ नोड स्टेटस होता है। उसके बेसिस पे हम इस कंडीशन की प्रोग्नोसिस को बताते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज लिवर। तो ये एक दो एक्स्ट्रा एज पॉइंट्स थे रेक्टल कैंसर के बारे में। सो व्हाट आर द कॉजेज़ एंड द रिस्क फैक्टर्स। कॉजेज़ में आपका आएगा जैसे रेड मीट, लो फाइबर डाइट, अल्कोहल एंड स्मोकिंग विच इंक्रीजेज रिस्क फर्दर, एडिनोमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉस डिसीज़, मतलब पूरा आईबीडी आ गया आपका, एंड कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेक्टल कैंसर होगी। तो ये सारी चीज़ें एंड पॉलिप्स, ये हमारा रिस्क फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। पर जो पूछा जाता है इन पीजी या फिर आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए वो होता है कि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आता है हाई फाइबर डाइट, सेलेनियम, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मेटफॉर्मिन एंड एस्पिरिन, बट सेलेनियम एंड हाई फाइबर डाइट ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है। सो दीज आर द कॉजेज और द रिस्क फैक्टर्स एंड द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ रेक्टल कैंसर। फिर आती है इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को भी हम दो में डिवाइड करते हैं कि ग्रॉसली क्या दिखेगा और हिस्टोपैथ में क्या दिखेगा। तो ग्रॉस में इट कैन बी अल्सरेटिव और इन्फिल्ट्रेटिव, इट कैन बी एनुलर और इट कैन बी डिफ्यूज। अगर आप हिस्टोपैथ माइक्रोस्कोपिक में देखोगे तो इट कैन बी वेल डिफ्रेंशिएटेड, मॉडरेट डिफ्रेंशिएटेड और पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट्स हम कवर करेंगे अच्छे से। तो स्प्रेड में अब कहाँ ये स्प्रेड कर सकता है, तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि भाई लोकल स्प्रेड हो सकता है पेरी रेक्टल टिश्यू, मतलब रेक्टम टिश्यू के आसपास। तो अगर फीमेल है तो यूट्रस और वेजाइना में जाएगा वो, और अगर मेल्स है तो प्रोस्टेट, ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल्स में जाएगा। जब यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा उसके बाद वो पोस्टीरियर भी स्प्रेड कर सकता है, लैटरल भी स्प्रेड कर सकता है। तो पोस्टीरियरली सेक्रम आएगा, लैटरल में यूरेटर आएंगे। तो ये हमारा लोकल स्प्रेड हो गया। और क्या तरीके हैं स्प्रेड होने के, लिम्फेटिक्स के थ्रू, वीनस चैनल्स के थ्रू या पेरिन्यूरल चैनल्स के थ्रू। तो ये आपका स्प्रेड हो गया। देन कम्स द क्लिनिकल फीचर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रेक्टल कैंसर का पीवीक्यू आएगा और पीवीक्यू को पढ़ के आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि यार ये हमारा फिस्टुला तो नहीं है, ये हमारा रेक्टल कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो लिखा हुआ आएगा, अर्लीस्ट सिम्टम दैट इज़ द ब्लीडिंग पर रेक्टम, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करेगा। अर्ली मॉर्निंग डायरिया, म्यूकस प्लस ब्लड इन स्टूल, टेनेस्मस एंड कॉन्स्टिपेशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सारे वर्ड्स पीबीक्यू में लिखे हुए होंगे, ओके। और फिस्टुला इज़ ऑल्सो फीचर ऑफ रेक्टल कैंसर, इट कैन बी, ठीक है। तो ये हमारा पाइल्स, फिस्टुला, एंड ऑब्वियसली कोई भी किसी को कैंसर होता है तो उसके ये वाले सिम्टम्स तो आती है, लाइक लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ओके। और बैक पेन, यूरिनरी सिम्टम्स होंगे क्योंकि कैंसर है, ये आपका एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होगा। एंड एसाइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है, लिवर सेकेंडरीज की तरह प्रेजेंट कर सकता है, बट जो अंडरलाइंड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लीडिंग पर रेक्टम, अर्ली मॉर्निंग डायरिया, म्यूकस प्लस ब्लड इन स्टूल, टेनेस्मस, ये आपके पीबीक्यू में मेंशन होंगे, प्लस
दिस जो एक कैंसर की हिस्ट्री में प्रेजेंट होती है। तो इसका आप एग्जामिनेशन जैसे पीआर करोगे तो आपको एक इरेक्टल ग्रोथ मिल सकती है विच कैन बी सुपरफिशियल। अगर वो मोबाइल होगी सुपरफिशियल हो सकती है, और अगर वो इमोबाइल है तो वो डीप हो सकती है। ऐसे ही आपको इसकी डीडी पता होनी चाहिए। जब आपसे लॉन्ग केस में पूछा जाएगा तो आपसे पूछेगा कि आपके और क्या क्या डायग्नोसिस बन सकता है। तो कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में हो, कोई ग्रैनुलोमा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, कैंसर्स है, एंड सॉलिटरी अल्सर सिंड्रोम। दीज आर ऑल द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ दिस रेक्टल कैंसर हिस्ट्री। ओके, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? अब जो आपका इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आपसे वही पूछा जाता है। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि बताओ कैसे मैनेज करोगे। तो मैनेजमेंट के अंदर आपको 2 हेडिंग्स कवर करनी है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में यू कैन राइट प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, बायोप्सी, बेरियम एनीमा, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, सीटी स्कैन, या फिर ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड सीधा करा सकते हो, एंडोरेक्टल कॉइल एमआरआई, पेट स्कैन, और ये आपका स्टेजिंग के लिए होता है। एंड ब्लड टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट में आपका ट्यूमर मार्कर्स आप इसमें सर्च करोगे उसके लेवल्स का, कार्सिनोजेनिक, एम्ब्रियोनिक, एंटीजन ट्यूमर मार्कर। तो इसमें CA का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। एंड फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्टिंग, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेशन में करानी है। MCQ पर्पज़ के लिए आपसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जब पूछते हैं तो कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी फॉर डायग्नोसिस, पेट CT फॉर स्टेजिंग, एंड फॉर रेक्टल कैंसर जो TNN स्टेजिंग है उसके लिए हमारा MRI विद एंडोरेक्टल कॉइल इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। जो रेक्टल कैंसर्स में जो होता है वो ना कभी कभी एसोसिएट होता है कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब कोलोन और रेक्टम का। तो यही वाली इन्वेस्टिगेशंस भी जैसे कोलोनोस्कोपी हो गया, ये हमारा उसमें भी यूज़ होगा, कोलोरेक्टल कैंसर में भी। एंड वहाँ पे जैसे आपको एक MCQ पर्पज़ के लिए एनुलर ग्रोथ मिल सकती है विच इज़ सीन एज एन एप्पल को डिफॉर्मिटी। आपको दिख रहा है ये पूरा एक एप्पल की तरह, जैसे खाया हुआ एप्पल होता है ना, तो उसका बस एक ये वाला पोर्शन रह गया, ठीक है। तो ये आपका एक एप्पल को डिफॉर्मिटी की तरह भी प्रेजेंट करता है। सो दिस कैन बी एन MCQ क्वेश्चन। ओके, फिर हम आते हैं इसकी स्टेजिंग पे। तो स्टेजिंग इस बेस्ड कि कितना डेप्थ है उसका। तो A को देखो, A इज़ लाइक सिर्फ म्यूकोसा इन्वॉल्व है, सिर्फ ये वाली लाइनिंग म्यूकोसा इन्वॉल्व है और थोड़ा सा सब म्यूकोसा इन्वॉल्व है। जो B1 है, B1 में देखो B1 B2 2 B है। B1 मतलब मसल लेयर में एंटर हो गया है, एंड B2 मसल लेयर के बियॉन्ड जा रहा है। फिर आते हैं हमारे C1 एंड C2। C1 में भी ये सेम है कि मसल में एंटर किया है, मसल के बियॉन्ड जा रहा है, प्लस लिम्फ नोड। और D क्या होता है? D से डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब कहीं और साइड पे जा चुका है। सो दिस इज नोन एज ड्यूक स्टेजिंग। ये हमारी डेप्थ के बेसिस पे है। ओके, फिर हम आते हैं इसके लास्ट पोर्शन पे विच इज़ ट्रीटमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रीटमेंट में आपका क्या आएगा कि सर्जरी इज़ द मेन स्टे, प्लस एडजुवेंट कीमो एंड रेडियोथेरेपी हम करेंगे। और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, APR, एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन, ठीक है। एक लैप्रोस्कोपिक APR भी होता है, बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इज APR। और इसके साथ साथ हम टोटल मीजोरेक्टल एक्ससिजन भी कर सकते हैं। न्यू एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं, मतलब सर्जरी से पहले। एडजुवेंट मतलब सर्जरी के बाद। और इन कैंसर रेक्टम प्लस ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रखी होगी तो पहले हमें कोलोस्टमी करनी पड़ेगी इनिशियली। और कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? लाइक हार्टमैन्स ऑपरेशन, पेल्विक इविसेशन एंड पैलिएटिव कोलोस्टमी, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है APR की? लाइक ब्लीडिंग, किसी भी चीज़ सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले क्या होगी कि ब्लीड कर सकता है। तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, प्रोलैप्स हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है, यूरिनरी सिस्टम की इंजरी हो सकती है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जरी। अब थोड़ा सा सर्जरी को और डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि हमारा सर्जरी का प्रिंसिपल क्या है? डिस्टल मार्जिन इसका 2 सेंटीमीटर रखेंगे, प्रॉक्सिमल मार्जिन हम इसका 5 सेंटीमीटर रखेंगे। इतना कट करना है, इतना सर्जरी होनी है। अब अगर एनल वर्ड से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, मतलब उतनी दूर है, तब तो हम उसमें LAR करेंगे प्लस कोलो एनल एनास्टोमोसिस।
तो ये हमारी स्फिंक्टर स्पेयरिंग सर्जरी होती है, ठीक है। अगर जो ट्यूमर है वो मोर देन 5 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द एनल वर्ज। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिमूव होंगे? आपका सिर्फ रेक्टम और सिग्मॉइड का थोड़ा सा पार्ट। ये वाला इमेज देखो। तो इस प्रोसीजर को बोलेंगे हम लो एंटीरियर डिसेक्शन। पर अगर जो ट्यूमर है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही पास में है, लेस देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज, तब हमें क्या करना पड़ेगा? एब्डोमिनो पेरिनियल डिसेक्शन, दैट इज़ द APR प्लस परमानेंट एंड कोलोस्टमी। मतलब इसमें जो एनल केनाल के साइड में जो स्फिंक्टर्स है वो सारे हमारे कट हो जाएंगे। दिस इज स्फिंक्टर्स कट वाली सर्जरी, ठीक है। तो इसमें हमारा रेक्टम एंड एनल केनाल दोनों आपका कट हो जाएगा। दिस इज़ द APR एंड दिस इज़ द LAR। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज APR, ठीक है। तो आपसे लॉन्ग केस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द स्फिंक्टर सेविंग सर्जरी एंड व्हाट इज़ द स्फिंक्टर कटिंग सर्जरी। सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट पार्ट जो बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, जो लिख कर आना है। उसके अलावा टोटल मीजोरेक्टल एक्सिजन भी होता है अगर मीजोरेक्टम एरिया पे और स्प्रेड हो गया, लोकल स्प्रेड हो गया। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।